हेलोजनेशन, अब अगर मान लो हेलोजनेशन में एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट टाइम में तो अपन ने ऐसे लिखा था कि भाई अगर CH3 है, ऐसे CH4 है, इसको अगर Cl2 से रिएक्ट करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अपन इसको CH3Cl बना सकते हैं, प्लस HCl बना सकते हैं अगर ये एक्सेस में है तो। अगर इसको एक्सेस में लेंगे तो वी नो दैट कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा है। मान लो इसकी जगह अपन CH3CH2Cl ले और इसको Cl2 या Br2 से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो अपन को इथाइल क्लोराइड मिल और HCl बना। लेकिन अगर अपन इसकी जगह ऐसे लिखते हैं CH3CH2CH3 तो फिर इस केस में वी कैन हैव मोर देन वन प्रोडक्ट। मोर देन वन प्रोडक्ट मतलब एक बार तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा, एक बार मेरे पास ऐसे बन सकता है, ये दोनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। भाई यहां पर लिखोगे अगर Cl तो 1 क्लोरो बनेगा, यहां पर Cl लिखोगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा और यहां पर Cl लिखोगे तो भी 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो ये तो इसमें दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अपन कहेंगे सर इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बताऊं, 1 क्लोरोप्रोपेन बताऊं या 2 क्लोरोप्रोपेन बताऊं? तो अपन कहेंगे इसमें ना अपन याद करेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिसमें अपन ने हेलोजन से इस बॉन्ड को ब्रेक किया था और इसका रेडिकल बनाया था। अपन ने लिखा था लास्ट क्लास में कि जिस स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अगर मेरे पास ये गिवन होगा तो यहां तो मैं दो हाइड्रोजन्स को ब्रेक कर सकता हूं ना, इसको भी ब्रेक कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं। अगर इस वाले हाइड्रोजन को ब्रेक करूंगा तो मुझे रेडिकल ऐसे मिलेगा। अगर आप इसको ब्रेक करोगे ए वाले को तो रेडिकल ये मिलेगा। अगर आप इसकी प्लेस पे इसको ब्रेक करोगे, मतलब इसकी जगह इसको ब्रेक करोगे तो रेडिकल अपन को ये मिलेगा। दो रेडिकल मिल सकते हैं, दोनों रेडिकल की स्टेबिलिटी अलग अलग है। इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इज कैलकुलेटेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इज कैलकुलेटेड बाय, रेजोनेंस तो है नहीं उसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑफ रेडिकल इज कैलकुलेटेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अपन कैलकुलेट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अपन कहेंगे इसमें ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें तो 6 अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। दिस इज मोर स्टेबल। इसका मतलब है ये रेडिकल जल्दी बन जाएगा। मतलब अगर अपन ने ये 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये वाला रेडिकल ज्यादा अमाउंट में बनेगा, मतलब 50 से ज्यादा नंबर इसका होगा, इसका 50 से कम नंबर होगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जल्दी, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना है। तो इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट इसका बनेगा। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं तो 80 इसके बन गए, 20 इसके मॉलिक्यूल बन गए। 80 उसके क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल बना रहा है। तो फिर हेलोजन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा, वो इसके साथ बनेगा, क्योंकि ये सारे के सारे Cl2 से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे और ये सारे के सारे Cl2 से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अल्टीमेटली हमें क्या चेक करना है कि इसमें कितने टाइप के रेडिकल बन सकते हैं। ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2 डिग्री वाला। तो इसी को बनाओ, इसी से मेन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये वाला प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है वो इससे बनेगा। तो अब रिएक्शन में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिखना कंपलसरी है क्योंकि हम प्रोडक्ट इसको बताएंगे। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट।
हमें कैसे पता चलेगा? तो अपन कहेंगे कि जो कंपाउंड आप मुझे दोगे, मैं उस कंपाउंड में ऐसे चेक कर लूंगा। मान लो मुझे ऐसे दे दिया, यहां पर CH3 लिख लेता हूं, और आपने कहा कि ब्रोमिनेशन करने वाला हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मैं चेक करूंगा यहां पर सभी CH बॉन्ड को ब्रेक करके, यहां वाला CH बॉन्ड, यहां वाला CH बॉन्ड, यहां वाला CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड को ब्रेक करके ये चेक करूंगा कि किस CH बॉन्ड को ब्रेक करने से सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा। अगर अपन इस वाले को ब्रेक करेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, इस वाले को ब्रेक करोगे तो 3 डिग्री बनेगा, इस वाले को ब्रेक करोगे तो 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पर रेडिकल बनाओगे वो कितने तरफ से कार्बन से अटैच्ड है वो उसका डिग्री डिसाइड करता है। तो अपन को पता है आप यहां से 3 डिग्री रेडिकल बन सकता है, तो इसका मतलब है मैं इसमें 3 डिग्री रेडिकल बनाऊंगा, मैं ये रेडिकल बनेगा, और इस रेडिकल को फिर Br2 से रिएक्ट करवा के क्या बनाऊंगा? प्रोडक्ट बनाऊंगा। मतलब प्रोडक्ट ये वाला बताऊंगा जिससे सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस कंपाउंड में जो कंपाउंड हमें गिवन होगा उसमें से अपन चेक करेंगे कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बना सकता है। सर ये वाला एग्जांपल अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है और मुझसे कहा गया कि इसको मैंने Br2 से रिएक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास चॉइस होगा, मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं। तो अपन कहेंगे ठीक है, दोनों को ब्रेक करके देख लो। इसमें अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि जिसपे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही तरफ से कार्बन से अटैच होगा, 1 डिग्री रेडिकल। इधर भी 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, इधर भी 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। लेकिन अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो जिस कार्बन पर रेडिकल बनेगा वो 3 तरफ से कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। तो मैं कौन सा रेडिकल बनाऊंगा? 3 डिग्री, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, मैंने बनाया। पहले मैं सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाऊंगा, उसके बाद उसको Br2 से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक Br उसमें ऐड कर दूंगा। सो आई गॉट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने बस आप उससे प्रोडक्ट बना दो, जहां से सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने। क्योंकि भाई रेडिटर्मिंग स्टेप तो वो होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनता है, तो जितना ज्यादा इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बन जाएगा उतना ज्यादा उस CH बॉन्ड का रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहां पर ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ये वाले CH बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री वाले से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री वाले से। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड अपन लिख सकते हैं फॉर हैलोजिनेशन, reactivity of CH bond for halogenation, तो अपन बता सकते हैं भाई हेलोजिनेशन के लिए अगर 3 डिग्री CH बॉन्ड है तो ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री CH बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री CH बॉन्ड से। तो अपन को बस पहचानना आना चाहिए कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री CH बॉन्ड है। वो तो अपन पहचान सकते हैं भाई, ये 2 डिग्री CH बॉन्ड हो गया, ये 1 डिग्री CH बॉन्ड हो गया। 1 डिग्री CH बॉन्ड मतलब जो कार्बन एक ही तरफ से कार्बन से अटैच्ड है वो 1 डिग्री कार्बन होता है, वो तो पहले से पता है बिल्कुल। That is how we'll write that 1 degree, 2 degree, 3 degree CH bonds. So ऐसे अपन बता सकते हैं। अब मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दूसरा गिवन है और आप मुझे बता देना कैसे लिखना है अपन को। अगर मान लो मुझे ऐसे और इसको मैंने Br2 से लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का आईयूपैक नेम अगर अपन को लिखना है तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देखो भाई ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री CH बॉन्ड है, ये 2 डिग्री CH बॉन्ड है और ये 1 डिग्री CH बॉन्ड है। अगर ये 3 डिग्री CH बॉन्ड है तो प्रोडक्ट इसी से बताऊंगा, मतलब डायरेक्टली अपन बता सकते हैं ये 3 डिग्री रेडिकल बनाया होगा और 3 डिग्री रेडिकल को आप जब Br से रिएक्ट करोगे तो बॉन्ड बना। आईयूपैक नेम लिखूंगा तो वी नो दैट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ऐसे आईयूपैक नेम भी बता, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ
तो हेलोजनेशन अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन अपन ने एग्जांपल्स नहीं किए थे। लास्ट टाइम पढ़ा तो था अपन ने हेलोजनेशन, लेकिन अपन ने कोई एग्जांपल नहीं किया था। अब देख लो, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देना कि इसमें डाउट है। दैट इज हाउ वी राइट द हेलोजनेशन। मैकेनिज्म और हेलोजनेशन अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज वी कैन राइट दैट इज कंबशन। भाई एल्केन के कंबशन अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। एल्केन के कंबशन अपन ने काफी सारा पढ़ा है। अगर मान लो कोई भी एल्केन अपन को गिवन है, C2H6 है, O2 से रिएक्ट करेंगे तो सारे कार्बन का अपन कंबशन के बाद CO2 बनाते हैं और हाइड्रोजन का वाटर बनाते हैं, ये बैलेंस करते हैं ऐसे। नॉट ओनली दिस, अपन ने इडियोमेट्री भी पढ़ा हुआ है, और इडियोमेट्री में तो अपन ने CnH CxHy अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ है। x + y/4 से अपन ने बैलेंस कर रखा है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। x CO2 बनता है और y/2 H2O बनता है इडियोमेट्रिक ट्यूब में। अपन इडियोमेट्री में इसको पढ़ भी चुके हैं। दैट इज कंबशन। लेकिन इस पे ना अपन एक बात को ध्यान रखेंगे, रिएक्शन विद स्टीम। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वाटर वेपर्स के साथ, 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी स्टीम होगा। तो C2H6 प्लस अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करूंगा मैं, दैट इज इन गैसियस स्टेट, वेपर लिख लेता हूं, तब उस केस में इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जितना कार्बन होगा वो सारा का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जितना भी हाइड्रोजन होगा उसको अपन लिख लेंगे, दैट विल बी H2। दिस विल बी फॉर्म। सो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे अगर आप स्टीम के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो। ये भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है इसमें, तो वो एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही अपन केमिकल ऑक्सीडेशन भी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब केमिकल रिएक्शन के साथ ऑक्सीडेशन, इसको अपन केमिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। केमिकल ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन में अपन लिखेंगे दैट इज, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर कोई हाइड्रोकार्बन एल्केन्स गिवन है, कोई भी एल्केन गिवन है, और इसको अपन रिएक्ट करते हैं सपोज मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ, इसको अपन कहते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम इज अ मेटल। तो ये टर्मिनल एल्काइल ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। कोई भी टर्मिनल एल्काइल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। सो मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, टर्मिनल कार्बन एटम कन्वर्ट्स टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें इनका मैकेनिज्म कोई बताता नहीं है, इसलिए अपन पढ़ते भी नहीं, बस ये फॉर्म होता है, ये सबको पता है, मैंगनीज एसिटेट के साथ। तो फिर टर्मिनल कार्बन एटम जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो टर्मिनल कार्बन एटम होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो टर्मिनल कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड, the terminal carbon atom will get converted to carboxylic acid. ये लेकिन KMnO4 in basic medium, actually KMnO4 is a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपन सबसे ज्यादा यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन एल्केन्स रिएक्ट नहीं करता इससे। नो रिएक्शन until the alkane have 3 डिग्री CH bond.
सर बोलो। बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बोर्ड ब्लर दिख रहा है? नहीं सर। यस सर। अच्छा, जिसको ब्लर नहीं दिख रहा है, सर। ठीक है। नहीं सर नहीं दिख रहा, लेकिन मतलब क्वालिटी थोड़ी खराब है। गेस करना पड़ रहा है क्या लिखा है। सर बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो रहा है। अच्छा, बीच में ब्लर हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब एक मिनट रुकना है, अपन थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा भाई। अगर सबको अच्छा दिखेगा तो मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ ना कैमरा को। कोई फर्क पड़ा? यस सर। ठीक है, तो मार्कर भी थोड़ा डार्क यूज करता हूँ। मेरे ख्याल से इधर वाला पार्ट थोड़ा ब्लर हो गया होगा, ये वाला पार्ट। ये था टर्मिनल कार्बन एटम ना कन्वर्ट्स टू एल्डिहाइड लिखा हुआ है। ये टर्मिनल कार्बन एटम कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, और इसमें नो रिएक्शन until the alkane has 3 डिग्री CH bond। अगर 3 डिग्री CH bond होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। थ्री डिग्री CH bond में वो 3 डिग्री CH bond को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है एक्चुअली। उसमें एक एग्जांपल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये एग्जांपल और एक और एग्जांपल बी कर लेते हैं। अगर अपने पास 3 डिग्री CH bond वाला ग्रुप है तो KMnO4 के साथ ना इन बेसिक मीडियम ये 3 डिग्री एल्केन था इन बेसिक मीडियम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिक मीडियम को, इट विल गेट कन्वर्टेड टू जो 3 डिग्री CH bond है ना वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो 3 डिग्री CH bond converts to alcohol। थ्री डिग्री CH bond converts to alcohol। वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी तो वैसे रहेगा, अगर इससे रिएक्ट करोगे तो कोई एक टर्मिनल को एल्डिहाइड बना देंगे, और उससे रिएक्ट करोगे तो किसी एक टर्मिनल को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। कभी कभी अपन से कुछ और रिएक्शन जैसे आइसोमराइजेशन वगैरह इस टाइप से भी पूछ लेते हैं। आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर में कन्वर्ट हो जाना, जो अपन को गिवन है उसका अलग आइसोमर बन जाना, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। द कैटलिस्ट यूज्ड इज फॉर आइसोमराइजेशन anhydrous AlCl3 and concentrated HCl, ये कैटलिस्ट यूज करते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड का अपन को ऐसे गिवन एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 3 4 ऐसे गिवन है, अपन ने इसको रिएक्ट करवाया AlCl3 एंड कंसंट्रेटेड HCl, ऐसे अपन ने रिएक्ट करवाया, तो ये आइसोमर बन जाएगा। तो इसका आइसोमर क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, आइसोमर का मतलब ये मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट विल गेट द डिफरेंट आइसोमर। तो नॉर्मल ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दिस विल नॉट बी गुड मेथड, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो अपने पास ऐसे गिवन है
और इसको मैंने AlCl3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया। तो अपन कहेंगे सर अब ये बताओ कि इसमें ये बनाऊं या फिर ये बनाऊं, या फिर और भी आइसोमर बन सकता है, या फिर ऐसे आइसोमर और भी हो सकते हैं। तो इसमें 2-methyl पेंटेन एंड 3-methyl पेंटेन, मतलब कौन सा बना ये अपन को थोड़ा कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि मिक्सचर कुछ भी हो सकता है ना। मतलब कुछ मॉलिक्यूल इसमें से 1 मोल लिया अपन, कुछ मोल्स इसमें कन्वर्ट हो गए, कुछ मोल्स इसमें कन्वर्ट हो गए, कुछ मोल्स और में भी कन्वर्ट हो गए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। अब जैसे ये है तो ये तो इसी में कन्वर्ट हो सकता है और कुछ नहीं बन सकता इसका। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा कैटलिस्ट है जिससे मैं आइसोमर बना सकता हूं, इसको आइसोमराइज कर सकता हूं। तो जनरली कोई छोटा सा ही कंपाउंड अपन से पूछते हैं, कोई ज्यादा बड़ा कोई कंपाउंड नहीं पूछेंगे इसमें। आइसोमराइजेशन, अब जैसे आइसोमराइजेशन होता है वैसे एरोमेटाइजेशन भी होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटाइजेशन। अब वैसे अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे ना तो हमेशा आप बेंजीन के बारे में ही सोचो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो या उसका फॉर्मेशन हो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कोई एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वो बेंजीन ही होता है, बिकॉज बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। तो अगर अपने पास कोई कंपाउंड ऐसे गिवन है और उसमें कैटलिस्ट, ध्यान रखो द कैटलिस्ट, व्हाट आर द कैटलिस्ट व्हिच आर यूज्ड फॉर एरोमेटाइजेशन, तो कम से कम बेंजीन बनाने के लिए मुझे 6 कार्बन एटम तो लेने ही पड़ेंगे। ये मैंने 6 कार्बन एटम दिए, 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं रिएक्ट करूंगा। कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं अपन, जैसे Cr2O3 भी ले सकते हैं, Al2O3 भी ले सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट अपन ले सकते हैं उसमें। और मतलब मोलिबेडियम जैसे ऑक्साइड है वो भी ले सकते हैं, O3 भी ले सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी ले लो आप, बट यू हैव टू टेक द टेम्परेचर एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर लेना पड़ेगा, और प्रेशर अराउंड वी कैन से दैट 10 to 20 एटमॉस्फेयर। 20 एटमॉस्फेयर अपन को प्रेशर देना होता है। तो इस केस में पहले तो ये साइक्लाइज होगा, तो इधर से एक हाइड्रोजन निकालूंगा, इधर से हाइड्रोजन, और इनको साइक्लाइज कर दूंगा, और उसके बाद में 3 बॉन्ड्स भी बनाऊंगा, मतलब 4 मोल हाइड्रोजन निकलने वाला है। इधर से अपन को 4 मोल हाइड्रोजन निकलने वाला है। तो 1 मोल तो अपन ने DU तो पढ़ा ही हुआ है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। तो 1 मोल अपन ने रिंग बनाने के लिए यूज किया, 1 मोल हाइड्रोजन निकाला, और 3 मोल डबल बॉन्ड बना। अब इसमें क्या होता है कि भाई आपको बस 6 कार्बन एटम या उससे ज्यादा कार्बन एटम कंपाउंड में होने चाहिए, तो वी आर एबल टू राइट लाइक दैट। अगर मान लो 6 कार्बन एटम होते तो अपन ने ऐसे किया, अगर 7 कार्बन एटम होता तो क्या करते? तो 7 कार्बन एटम में अपन कहते हैं सर रिंग तो मैं इन दोनों से ही बनाऊंगा, 6 मेंबर रिंग, लेकिन एक CH3 लिख लूंगा इन द सेम कैटलिस्ट ना, ऐसे लिख लेते हैं Cr2O3, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 एटमॉस्फेयर ले लेता हूं, आई विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। 6 कार्बन एटम से तो बेंजीन रिंग बनाऊंगा और एक CH3 छोड़ दूंगा, तो ये टॉलिन बन जाएगा। इसको बन जाता है टॉलिन। मतलब रिंग अपन 6 मेंबर्ड ही बनाएंगे अगर एरोमेटाइजेशन की लिए बात करेंगे तो। एरोमेटाइजेशन में रिंग अपन हमेशा 6 मेंबर्ड ही बनाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा रिंग नहीं बनाएंगे। जैसे आइसोमराइजेशन होता है, एरोमेटाइजेशन होता है, ऐसे ही एक मतलब अपन लिखते हैं एल्केन्स में, क्योंकि एल्केन्स में सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए कोई एडिशन रिएक्शन तो इसमें हो नहीं सकता, सब्स्टिट्यूशन ही करना होता है या रिमूवल ही करेंगे।
Next we can write as, we can say that pyrolysis of alkenes. Pyrolysis का मतलब होता है heating. It means heating at high temperature. At high temperature. और heating at high temperature में क्या होगा? The higher alkane will break into lower alkane. High temperature, so that higher alkanes breaks into lower alkanes. They will break into the lower alkanes. तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये पायरोलिसिस में कुछ करना नहीं होता, बस टेम्परेचर हाई होना चाहिए. टेम्परेचर जो यूज करेंगे वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है. टेम्परेचर इज अराउंड दैट इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 750 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा कंपाउंड है, वरना 500 डिग्री तक चल जाता है. अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3, इसको 500 डिग्री पे हीट कर देता हूं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन. मतलब मैं हायर अल्केन, मेरे पास प्रोपेन था, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मीथेन. सो एक बनेगा इथीन और एक बनेगा मीथेन. इन दोनों का कंबाइंड अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे ना, तो इन दोनों के कार्बन उतने ही इसमें है और जितने दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतने ही इसमें. तो हाइड्रोजन और कार्बन तो सेम रहेंगे, बट प्रोडक्ट्स ब्रेक होके अपन को अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेगा, एक एल्कीन और दूसरा एल्कीन. सो वी गेट इथीन और यहां पर अपन को मिलेगा मीथेन. दैट इज द प्रोडक्ट. अगर अपन बी की बात करें तो CH2 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 CH3 है. इसको अगर अपन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो जनरली अपन कहेंगे ठीक है, इसमें ये भी बन सकता है प्लस मीथेन बन सकता है. मतलब दोनों को मिला के 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड आपने बनाया. या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक में CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख लो प्लस CH3 CH3 लिख लेता हूं. वो डिपेंड करता है कि आपने कितना टेम्परेचर तक उसको हीट किया. कितना टेम्परेचर तक अपन ने हीट किया. वैसे तो पायरोलिसिस अपन को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ब्रेक अपन ऐसे कर लेते हैं. उसमें अगर आप कंट्रोल्ड कंडीशन बनाओगे तो दोनों में से कुछ भी बन सकता है, बट वो कंट्रोल्ड कंडीशन कोई लिखता नहीं है, क्योंकि अपना 40% पेट्रोल जो होता है वो इसी मेथड से बनता है. बड़े हाइड्रोकार्बन को अपन छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं, तो इसी मेथड से अपना 40% ऑलमोस्ट पेट्रोल बनता है. वो कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं जियोलाइट्स, और उससे अपन ऑलमोस्ट 40% पेट्रोल अपना इसी मेथड से बनता है. मतलब अपन बनाते हैं पेट्रोल, खरीदते नहीं है. खरीदना तो बहुत कम होता है, बट वो भी महंगा पड़ता है बहुत, क्योंकि वो कंट्रोल कंडीशन की वजह से. तो जैसे डोडेकेन है, डोडेकेन मतलब 12 हो गया, C12H26 हो गया अपने पास. इसको अपन ब्रेक करेंगे ना हाई टेम्परेचर पे, दैट इज 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो विल गेट दैट हेप्टेन. हेप्टेन मींस C7H14, so 16 plus we'll write that C5H10. So we'll write heptane and pentane. उसमें अदर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, छोटे छोटे अदर प्रोडक्ट्स भी लिख लेते हैं कि बाकी प्रोडक्ट्स भी रहते हैं. बट by डोडेकेन we used to prepare the petrol. अपन जनरली डोडेकेन को से ही पेट्रोल बनाते हैं मोस्टली, क्योंकि पेट्रोल में हेप्टेन वगैरह होता है. So by pyrolysis method we convert the
हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन इनटू पेट्रोल। अब आप ये लिख लो, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज। इनमें से ही किसी पार्ट से अपन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर शुरू करें। अब ना थोड़ा सा अपन को एल्केन्स का आइसोमेरिज्म भी पढ़ना होता है। थोड़ा सा अलग टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड द कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ठीक है ना, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। Conformational isomerism में what we'll write, this type of isomerism exists in, this type of isomerism exists in saturated compounds, saturated compounds, saturated मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तभी तो एल्केन में बता रहे हो। Due to rotation of bond between the carbon atom, carbon atom या दूसरा atom भी हो सकता है, between the carbon atoms. So it can exist in alkenes. अपन alkenes में ये exist करेगा, इसलिए अपन इसको alkene में पढ़ते हैं। So ethane, propane,
इन सब में एग्जिस्ट करेगा, लाइक दैट, ब्यूटेन एक्सेट्रा वो सभी में एग्जिस्ट करेगा। एल्केन्स में सैचुरेटेड होना कंपल्सरी है, मतलब ऐसे होगा तो भी एग्जिस्ट करेगा। इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, इनमें भी एग्जिस्ट करेगा 1,2 डाइक्लोरोईथीन लाइक दैट ना, क्योंकि अनसैचुरेटेड नहीं है उसमें। अब ये एक तरीके से ऐसे हो गया कंफर्मेशन आइसोमर कि मान लो 2 कार्बन एटम है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, वो अपन को पता है। अगर दोनों में ही 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो अपन कहेंगे कंफर्मेशनल आइसोमर्स की बात करें अगर अपन, तो देख होगा क्या ना, जैसे अपन मान लो अपने पास ये गिवन है 2 कार्बन एटम है, तो एक सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं, डिस्क उसमें एक होल करके कार्बन उसमें एक बॉन्ड फंसा देते हैं, लकड़ी फंसा देते हैं, और इस तरफ भी एक सर्कुलर डिस्क और एक लकड़ी फंसा देते हैं। दोनों तरफ अपन ने एक सर्कुलर डिस्क ले लिया और उन दोनों में होल करके सेंटर में सर्कुलर डिस्क में और अपन ने लकड़ी को फंसा दिया ऐसे। अब अपन क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर डिस्क को होल्ड करो, दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। भाई अगर मान लो अपने पास एक सर्कुलर डिस्क ऐसे ले लिया और एक और ले लिया, इसमें यहां से अपन ने ऐसे एक लकड़ी को ऐसे फंसा दिया और एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो होल रोटेट हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह एक और लकड़ी इसमें फंसा दूं तो फिर अपन कहेंगे आप एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 2 लकड़ियां ऐसे उसमें फंसाओगे और 2 लकड़ियां इधर भी ऐसे फंसाओगे तो आप एक को पकड़ के दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते, वरना ये लकड़ियां टूट जाएगी। आप इनको ऐसे नहीं कर सकते। मतलब डबल बॉन्ड होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब बिटवीन द 2 एटम्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो रोटेट करोगे तो बॉन्ड टूटेगी, लेकिन अगर एक ही बॉन्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप एक ऐसे सर्कुलर डिस्क में ऐसे लगाया अपन ने, दूसरे को ऐसे रोटेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक दैट वे। तो जो फ्री रोटेशन बिटवीन द एटम्स होता है, बाय फ्री रोटेशन बिटवीन द एटम्स द डिफरेंट आइसोमर्स वी गेट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सो the isomers we get due to the free rotation between atoms through the single bond is called conformational isomers. Is called conformational isomers. Conformational isomers उनको कहते हैं अपन conformational isomers, जो फ्री रोटेशन की वजह से बनता है। अब अगर मान लो अपन ईथेन की बात करते हैं, एग्जाम्पल है ईथेन की बात करते हैं, ये CH3 है, ये CH3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3। अपन इसको ना ईथेन को कार्बन कार्बन में रोटेशन पॉसिबल है। सो इन दिस वी गेट different conformational isomers due to free rotation between carbon carbon bond, due to rotation between rotation in carbon carbon single bond, उसके रोटेशन से अपन को डिफरेंट आइसोमर्स मिलेंगे। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द प्रोजेक्शन। भाई अब रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन प्रोजेक्शन मतलब उसको कुछ ऐसे बताओ जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ वहां पर रोटेशन हो रहा है।
तो बाय द प्रोजेक्शन एक होता है जिसको अपन कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन एक होता है जिसको अपन कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन, और दूसरा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो पहले अपन सॉहर्स प्रोजेक्शन की बात करेंगे, फिर बाद में अपन दूसरे प्रोजेक्शन की बात करेंगे। पहले अपन इसी की बात करेंगे। सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये दोनों कार्बन एटम जो है ना जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है उनको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा बड़ा बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, ताकि अपन को अच्छे से दिखे। थोड़ा उधर को कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अपन को दिखे। अब इसके 3 हाइड्रोजन एटम अपन को ऐसे दिखेंगे। एक हाइड्रोजन एटम ऊपर, एक हाइड्रोजन एटम अपन इधर बना लेते हैं, और एक हाइड्रोजन एटम अपन इधर बना लेते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन कार्बन। इसको भी एक हाइड्रोजन एटम इधर बनाते हैं, एक हाइड्रोजन एटम इधर बनाते हैं, और एक हाइड्रोजन एटम अपन इधर बनाते हैं, लाइक दैट। ऐसे बनाते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर है वो ऐसे है। पहले अपन एक बार स्ट्रक्चर समझ लें कि भाई ये बना क्या रहेगा। मैंने ना कार्बन कार्बन ऐसे बनाया, मतलब ये कार्बन कार्बन ऐसे दिख रहा है। अब ऊपर वाले 3 हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो ऊपर वाले 3 हाइड्रोजन एटम ऐसे है, 1 2 और एक और हाइड्रोजन एटम ऐसे 3। ये 3 हाइड्रोजन एटम मुझे ऐसे दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, राइट। मेरे ख्याल से आपको ब्लू वाला दिख रहा था, तो ठीक है ऐसे कर देते हैं। अभी दिख रहा है सारा कुछ, अभी तीनों दिख रहे हैं नीचे की तरफ। अब अपन दूसरे हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये वाले कार्बन पे। तो इस वाले कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन एटम तो इसी के प्लेन में है ऐसे, ये दोनों एक ही प्लेन में है, इधर वाला और ये दोनों एक ही प्लेन में, इधर वाला और बाहर वाला ये वाला, मतलब ये दोनों एक ही प्लेन में। और अंदर वाला भी, ये वाला भी, ये दोनों भी एक ही प्लेन में, ये दोनों ऐसे एक ही प्लेन में। मतलब अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ऐसे कर रहे हैं। एंड दिस इज हाइड्रोजन ए, दिस इज हाइड्रोजन बी, दिस इज हाइड्रोजन डी, ऐसे। तो एडी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब ये वाला ऊपर वाला अपना ए है और इधर वाला अपना एक्स है, तो ये एक्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और जेड और डी एक ही प्लेन में लाई करते हैं ऐसे, इनका एक ही प्लेन बनेगा ऐसे, ठीक है, उस टाइप से। तो वो थोड़ा सा ऐसे दिखाया अपन को कि 3D में आपको सारे बॉन्ड्स दिखे। अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर मान लो इस बॉन्ड में तो रोटेशन पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड में, तो चलो उसको पकड़े रहते हैं और इस वाले को रोटेट कर देते हैं, ऐसे 180 रोटेट कर सकते हैं। तो अगर अपन कहेंगे 180 रोटेट करोगे ना, तो इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये नीचे की तरफ चला जाएगा ऊपर से। 180 रोटेट करने की बात कर रहे हो, मतलब उसको पकड़ के रखते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं 180। तो जो ये HX वाला जो था ना, हाइड्रोजन X वाला, 180 का मतलब है नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, 180 का मतलब नीचे आ जाएगा। तो और ये वाला जो होगा ना, जो इधर ऐसे था इसी के प्लेन में, ये पीछे चला जाएगा इससे अगर 180 करोगे तो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, उसको पकड़ के रखो, इसको 180 रोटेट कर दो, तो वो अपन को ऐसे मिल जाएगा 180 का रोटेट करोगे तो आफ्टर रोटेशन एट 180 अपन इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो इस वाले को तो आपने पकड़ के रखा हुआ था, तो HA यहीं रहेगा, HB यहीं रहेगा, HC यहीं रहेगा, D वाला। और ये वाला जो आपने 180 डिग्री रोटेट किया, तो ये वाला जो ऊपर दिख रहा था वो नीचे दिखना शुरू हो जाएगा 180 में, मतलब हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा HX, और ये वाला इधर आ जाएगा 180 में, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, और ये वाला इधर चला जाएगा HZ,
ऐसे देखिए, इसमें ये एक ही प्लेन में है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैक्सिमम बॉन्ड एक ही प्लेन में हो, ये एक ही प्लेन में नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा, प्लेन एक रह सकता है, लेकिन वो इधर ऐसे नहीं होंगे जैसे इसमें थे। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आ गया प्लेन बना के। तो जब ये बॉन्ड्स, दोनों कार्बन के बॉन्ड्स, ऐसे दोनों कार्बन एटम के बॉन्ड्स अगर पैरेलल फॉर्म में है, पैरेलल है, तो उसको अपन कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये होता है आइसोमर, जिसको अपन कहते हैं एक्लिप्स्ड आइसोमर। तो इसको अपन कहते हैं एक्लिप्स्ड आइसोमर। और जो वन एक्लिप्स को 180 रोटेट करने से जो बनता है उसको अपन कहते हैं स्टैगर्ड आइसोमर। स्टैगर्ड आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है एक्लिप्स वाले से। इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन, अब अपने दिमाग में आएगा सर ये टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है? ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन तो आज तक आपने बताया ही नहीं कि होता क्या है। तो ठीक है, पहले टॉर्शनल स्ट्रेन की बात कर लेंगे अपन, फिर उसके बाद अपन दूसरी बात कर सकते हैं, फिर उसमें वापस उसका एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। पहले अपन टॉर्शनल स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है वो देख लेते हैं। What is the torsional strain? So अपन बात करेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन। मैं एक बार लिख देता हूँ what is torsional strain। अब देख टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है ना, वो क्या होता है, जब अपन ऐसे बना रहे थे ना, इसको ग्रुप को ऐसे बना रहे थे ग्रुप ना, अपन ऐसे तो बनाएंगे भाई, इसको बना रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है, अपने पास क्या था, ये वाला बॉन्ड। अब ऐसे स्ट्रेट लाइन तो होते नहीं है बॉन्ड ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़े होते हैं, तो क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये वाला PP sp3 ओवरलैपिंग की वजह से बना कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्योंकि ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ये sp3 और s ओवरलैपिंग से बना, तो sp3 कार्बन का और s हाइड्रोजन का। तो ये जो ऑर्बिटल के क्लाउड होते हैं ना बड़े बड़े, इन क्लाउड्स में जो रिपल्शन होता है उसको अपन कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। अभी इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, ये दोनों भी एक ही प्लेन में हैं, तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन काफी ज्यादा होगा। वो क्यों? क्योंकि इसके ऑर्बिटल्स इसको, इधर वाले ऑर्बिटल को यहां से रिपेल कर रहे होंगे, ये इधर इधर रिपल्शन हो रहा होगा, और इसका भी रिपल्शन इसके साथ हो रहा होगा। मतलब ये भी रिपेल कर रहा है इसको बॉन्ड को, मतलब ये वाला ए वाला भी इस बॉन्ड के साथ रिपल्शन शो कर रहा है, एक्स वाला भी इसके साथ रिपल्शन शो कर रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन आ जाएगा, एक ही तरफ से हो रहा है, इधर से दोनों रिपल कर रहे हैं, इधर से ये, इधर से ये, तो इसका रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। उसमें क्या होगा, अगर ये ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे होगा स्टैगर्ड फॉर्म, वो ऊपर है, ये नीचे है ऐसा, तो ये वाला इधर रिपल्शन शो करेगा। अब इधर वाला बॉन्ड एंगल तो बहुत ज्यादा है ना इसका, इसके साथ, जैसा इसके, अगर ये ऐसे है तो अपन कहेंगे अब इसका बॉन्ड एंगल मत कंसीडर करो आप, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड एंगल। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल इसके साथ बनेगा इधर नीचे की तरफ, भाई ये वाला बॉन्ड एंगल तो छोटा बनेगा ना, ये वाला, इसका और इसका, ये तो छोटे बनेगा, तो इन दोनों में भी रिपल्शन होगा। तो इधर ऊपर से रिपल्शन होगा, मतलब एक तरीके से अपन ये बोल रहे हैं, मतलब अब ये रख देते हैं अपन कि भाई इधर वाला बॉन्ड जो है वो ऊपर से रिपेल करेगा और नीचे वाला बॉन्ड जो है वो नीचे से रिपेल करेगा। थोड़ा रिपल्शन कम होगा। अगर दोनों बॉन्ड ऊपर से ही रिपेल करें इसको, तो रिपल्शन ज्यादा फेस करेगा एज कंपेयर टू एक बॉटम से और एक ऊपर से, तो कम रिपल्शन होगा। इधर एक बॉटम से ऊपर से है रिपल्शन और एक बॉटम साइड से है, लेकिन इधर दोनों ही एक ही तरफ से उस
बॉन्ड को रिपेल करेंगे तो ज्यादा रिपल्शन होता है, बिकॉज दे आर क्लाउड्स। ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं। जो बॉन्ड्स अपन ने लिख रखे हैं ना स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी होते हैं, तो ऑर्बिटल ओवरलैप। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्शन होता है, तभी तो अपन कहते हैं भाई अगर मान लो CH4 मेरी मर्जी, अपन कहेंगे हम तो ऐसे बनाए, लोग क्या प्रॉब्लम है बताओ, 90 डिग्री पर क्या प्रॉब्लम, 4 रख तो दिए, नहीं गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि देख इधर 90 डिग्री बॉन्डिंग के होगा तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, जबकि इधर बाहर वाले प्लेन में ये पूरा 180 खाली पड़ा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे कि इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए, तो और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। इसलिए अपन वो बॉन्ड एंगल और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पढ़ते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अपन डिसाइड कैसे करते हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें उसकी एनर्जी मिनिमम है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो फिर ये अगर रिपल्शन ज्यादा है तो ये अपने आप ही घूम जाएगा उसमें जाने के लिए, और उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, 3 किलो कैलोरीज चाहिए। इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 3 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। और रूम टेम्परेचर अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है रूम टेम्परेचर, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से रूम में 22 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। तो अपन कहेंगे रूम टेम्परेचर में तो दोनों ही स्टेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसको उसमें कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 3 किलो कैलोरीज रिलीज करेगा, और इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 3 एनर्जी चाहिए। हाँ, तो रूम टेम्परेचर पे 22 तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो फिर रुकेगा कैसे, तो घूमता ही रहेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, वो आइसोलेट तो हमने 0 डिग्री पे नीचे जाके हमने आइसोलेट किया भाई, तब तो स्टेबल होंगे। वो आइसोलेशन वाला पार्ट अलग है, अपन बात ही नहीं कर रहे, अपन तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। भाई इसमें एनर्जी जो है ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही तरफ से रिपल्शन होने की वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है। टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या, द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसके आपस में रिपल्शन, इस इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्शन से जो एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन। बहुत सारे टाइप के स्ट्रेन होंगे, शायद अपन ने वंडरवॉल स्ट्रेन पढ़ा था, शायद, अगर नहीं पढ़ा है तो अपन और पढ़ेंगे। सो विल रीड दैट टॉर्सनल स्ट्रेन होता है द स्ट्रेन और एनर्जी, repulsive energy, repulsion energy increased in the molecule due to a repulsion between the bonded electrons। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड होते हैं उनके आपस में रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी इंक्रीज होती है, उसको अपन कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। The staggered conformer example, the staggered conformer of ethane is more stable by 3 kilocalories or more than eclipsed conformer due to absence of torsional strain। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन एब्सेंट है, इसमें ज्यादा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसलिए अपन ने कहा कि भाई इसमें अगर जब भी बॉन्ड आसपास वाले कार्बन एटम में, एडजेसेंट कार्बन एटम में पास वाले कार्बन एटम में अगर एटम्स जो उनसे अटैच्ड है, अगर उनके बॉन्ड एक ही तरफ आ जाए, एक ही प्लेन में, तो बता देना वहां टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। दैट इज द एग्जांपल कि भाई ये कम स्टेबल क्यों है, क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से इसकी एनर्जी 3 किलो कैलोरीज ज्यादा है, दैट इज द टॉर्सनल स्ट्रेन।
अब इसमें क्या होता है, सॉहर्स प्रोजेक्शन में थोड़ा सा अपन को प्रोजेक्शन देखने में, क्योंकि ये भी सभी एक ही प्लेन, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर बना रखा है तो अपन को लगता पता नहीं क्या है। तो अपन वेज डैश से बता सकते हैं। यू नो व्हाट इज वेज डैश, जिसमें अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर जो एटम, एक एटम इधर मेरी तरफ है, ये अपन से दूर है, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये अपनी तरफ है, ये वेज होता है, ये डैश होता है जो अपन से दूर है, और ये बोर्ड के प्लेन में। दैट इज कॉल्ड वेज डैश स्ट्रक्चर। इसमें भी अपन कहेंगे दिस इज अ वेज स्ट्रक्चर, जो अपनी तरफ होता है, जो अपनी तरफ होता है अपन उसे वेज बोलते हैं, और जो दूर होता है उसको डैश बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड वेज बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड डैश बॉन्ड। मतलब अगर कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे, वी कैन राइट लाइक दिस। मान लो मेरे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अपन ऐसे बना देते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को। अपन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो सपोज अपने पास ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो पता है ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। किसी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ना, अगर अपने पास कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, तो कभी भी 2 से ज्यादा बॉन्ड एक ही प्लेन में हो ही नहीं सकते। या तो ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, या ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे, या ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे। तो 2 बॉन्ड ही एक ही प्लेन में हो सकते हैं। तो अगर अपन इसको और इसको बोर्ड के प्लेन में मानते हैं, ये वाला और ये वाला बोर्ड के प्लेन में है, तो ये जो है तुम्हारी तरफ होगा और ये तुमसे दूर होगा। तो जो वेज होता है वो तुम्हारी तरफ है, ज्यादा दिख रहा है इसलिए अपन उसको ऐसे बना देते हैं, और डैश इसलिए बना लेते हैं वो थोड़ा दूर है तो अपन कहते हैं कि वो हमसे दूर होता है। जो डैश बॉन्ड बनाते हैं वो थोड़ा कम दिखता है तो अपन उसको डैश बना देते हैं ऐसे। दैट इज कॉल्ड वेज डैश। वो बॉन्डिंग में भी पड़ता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है जैसे CH4 है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितने, सभी हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 109.28 मिनट्स होता है। इसमें कितने बॉन्ड एंगल है जो 109.28 मिनट्स है? इसमें कितने 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल है? कितने बॉन्ड एंगल हैं? बोलो। 4 ना। 4 है भाई, और बताओ। फोर तो मुझे दिख रहा है। फोर से ज्यादा ला रहा है कोई? 5 होगा ना, एक 5 होगा ना। 5 होगा ना? यस सर। चलो देख, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। 3 हो गए। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए। स्ट्रक्चर्स अपन को तभी समझ में आते हैं जब अपन को टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता है ना, कि वो कितने बॉन्ड एंगल्स बना रहा है, तो अपन उसमें स्ट्रक्चर्स इजीली बता सकते हैं कि कितने स्ट्रक्चर्स है उसके। ठीक है, तो ये अपना सॉर्स प्रोजेक्शन था। सॉर्स प्रोजेक्शन में अपन इस टाइप से प्रोजेक्ट करते हैं को। मैंने डैश भी बना दिया, वैसे वेज डैश नहीं होता शॉर्ट प्रोजेक्शन में, लेकिन वो लाइन ऐसे बॉन्ड लाइन बना देता है। सो दैट इज योर मतलब सॉर्स प्रोजेक्शन। एक दूसरा प्रोजेक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसको अपन सॉर्स प्रोजेक्शन को अपन ऐसे हटा देते हैं। इससे आपने बना लिया है तो उसको नहीं हटाना, नहीं बनाया है तो हटा देना। नहीं बनाया तो भी सही है, बना लिया तो भी सही है। हमने वेजडेस अपन को समझ में आ गया कि अगर अपन को वेजडेस बनाना है तो कैसे बनाना है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए बस। तो ये अपने स्ट्रक्चर्स थे, अब अपन देख लेते हैं क्या करना है। अब वेज इसमें सॉर्स प्रोजेक्शन में थोड़ा सा अपन को क्या लगता है कि भाई ऐसे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो अपन क्या करते हैं उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन थोड़ा इजी होता है।
अपन क्या करेंगे, इस कार्बन को एग्जैक्टली इसके सामने लेके जाएंगे। मतलब ये जो बॉन्ड था ना कार्बन कार्बन का, अब अपन इसको ऐसे पढ़ना चाहते हैं। मतलब मैं इस बॉन्ड को, ये वाले बॉन्ड को ऐसे उठाना चाहता हूँ, ऐसे, और आप इधर से देखोगे ऐसे। तो अपन कहेंगे सर अगर इस कार्बन को इधर लेके आऊंगा, इस वाले कार्बन को ऐसे, तो मुझे HX अगर दिखेगा इधर, तो मुझे HA तो दिखेगा ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, आप क्या करो, बैक साइड वाला कार्बन एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, बैक साइड कार्बन एटम आप उसको ऐसे बनाओ, और फ्रंट साइड वाले को आप ऐसे बना लो, कार्बन एटम को ऐसे बना लो, उसको सर्कल में तो रखो लेकिन उसको ऐसे बना लो, और बैक साइड वाले को आप आगे बॉन्ड बनाओ ऐसे। तो अपन कहेंगे आप बना के दिखाओ, मान लो ये बैक साइड वाला है, ये बैक साइड वाला है, और ये फ्रंट साइड वाला है। तो अब आप ये बना के दिखाओ कैसे। तो अपन कहेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में अपन ऐसे बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप इस वाले को बाहर वाला कार्बन एटम बोल रहे हो, तो इसके एटम ऐसे लिख लो, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ये आपका HX है, ये आपका HY है, और ये आपका HZ है, फ्रंट साइड वाला कार्बन एटम। आपने इसको ऐसे तो किया, और बैक साइड वाले कार्बन एटम को आधे बॉन्ड बनाना, हाइड्रोजन के बॉन्ड आधे बनाना, ऐसे HA है, इधर HD है, और इधर आपका HB है। तो थोड़े छोटे बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर आपका HB है, ऐसे बना दो। तो दिस विल बी, और ऐसे आप पास पास बनाओगे तो आप क्या करोगे, आपको पता रहेगा कि पास पास बनाया, इसका मतलब है कि इसमें आपने एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाया। अब अपन ने क्या किया था, उसमें अपन ने पीछे वाले कार्बन को पकड़ के रखा था और बाहर वाले कार्बन को रोटेट किया था 180। चलो भाई रोटेट कर देते हैं। अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें फ्रंट कार्बन एटम, उसको रोटेट करते हैं ये वाले। तो अगर आप 180 रोटेट करोगे तो मुझे पीछे वाले कार्बन एटम तो वैसे ही रहेंगे, भाई पीछे वाले को तो आपने कुछ भी नहीं किया ना, ये तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन बाहर वाला एटम जो रोटेट करोगे ना 180, तो एक्स वाला उधर था तो नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी फिर वो ऐसा हो जाएगा 180 रोटेट करने से। तो ये HX हो गया, ये HY चला जाएगा इधर, और इधर आपका HZ आ जाएगा। तो बॉन्ड फिर अपन को ऐसे देखें, then this will be a staggered form। अब इसमें देखो दोनों बॉन्ड पैरेलल थे, जैसे अपन बात कर रहे थे ना, ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में पैरेलल है। तो अगर ये दोनों बॉन्ड पैरेलल थे, ये भी पैरेलल थे, ये भी पैरेलल थे, तो यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। यहाँ पैरेलल नहीं है ना, वो वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये ऊपर है और वो नीचे है, तो उनमें रिपल्शन नहीं होगा। मतलब ये वाले बॉन्ड का इस वाले बॉन्ड से कोई रिपल्शन नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ। देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। So eclipsed form has torsional strain. Strain. इसलिए ये कम स्टेबल है, so low stable, so less stable। उसमें नहीं है, ज्यादा स्टेबल। अब इसमें एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। अब डाइहेड्रल एंगल जो होता है वो पता किसके बीच में होता है, इनके बीच में बॉन्ड है, उसको कहते हैं डाइहेड्रल। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि भाई डाइहेड्रल एंगल जो होगा वो ऐसे होगा, जैसे अपन ने ऐसे बना दिया ये वाला बॉन्ड, तो उसको बना के मैं दिखा रहा हूँ कैसे अपन डाइहेड्रल एंगल की बात कर रहे हैं। एक बार समझ में आएगा तो अपन को प्रॉब्लम नहीं जाएगा। मतलब आप क्या करने वाले हो, अब तक ऐसे पढ़ रहे थे कि ये दोनों पैरेलल है, अब आप ऐसे पढ़ रहे हो कि भाई ये वाला एटम, ये वाला बॉन्ड दिखेगा तो पीछे वाला नहीं दिख रहा था, लेकिन आपने वो सॉर्ट आउट कर दिया कि वो आधा बनाना तो पीछे वाला समझ लूंगा, और पूरा बनाओगे बॉन्ड तो आगे वाला समझ लूंगा। तो अगर ये दिखेगा आगे वाला तो पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो आगे और पीछे वाले में जो बीच में बॉन्ड एंगल है ना, ये अब देखो पीछे वाला भी दिख रहा है इसको रोटेट करने से, तो ये जो बीच में बॉन्ड एंगल दिख रहा है इन दोनों के बीच में, उसी को कहते हैं डाइहेड्रल एंगल।
तो इसके और इसके बीच में, मतलब आप ये बोल रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूं। तो जब ये एग्जैक्टली इक्लिप्स फॉर्म में होगा, जब ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल होंगे, तब तो मैं डायहेड्रल एंगल को क्या बोलूंगा, जीरो बोलूंगा, क्योंकि आगे वाला तो दिख रहा है, पीछे वाला एटम नहीं दिखेगा, तो जीरो बोलूंगा। ऐसे डायहेड्रल एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब पीछे वाला भी दिखने लगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इधर आएगा तो अपन कहेंगे 180 आ गया। बिल्कुल उसी को कहते हैं डायहेड्रल एंगल। मतलब डायहेड्रल एंगल इज द एंगल बिटवीन द सेंटर्स। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है उसको कहते हैं डायहेड्रल। और डायहेड्रल एंगल को अपन फाई से डिनोट करते हैं। कैसे? फाई से डिनोट करेंगे अपन डायहेड्रल एंगल। तो डायहेड्रल एंगल जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, और यहां पर डायहेड्रल एंगल जो है वो इधर से इधर तक, दैट इज 180, दैट इज 180। तो ये डायहेड्रल एंगल है। सो अपन ऐसे लिख सकते हैं फिर, तो अपन यहां पर ये फाई हो गया, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। और इन दोनों के बीच में अगर मैं लिखूंगा डायहेड्रल एंगल, ये यहां से लेके यहां तक, तो फाई विल बी इक्वल टू 180। इन दोनों के बीच में लिखूंगा तो दैट विल बी 60 डिग्री। तो वो अपन बता सकते हैं। सो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो, इफ डायहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री, then it is eclipsed form. If diagonal angle is 180 degree, then staggered form. अगर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, मतलब बाहर वाले को सिर्फ 60 डिग्री रोटेट करो बस। तो अगर मान लो ऐसे है डायहेड्रल अपने पास ऐसे गिवन है, बाहर वाले को है 60 डिग्री रोटेट करूंगा मैं इस वाले को, तो मुझे ऐसे मिलेगा। ये तो एच है, ये तो वैसे रहेगा, इधर एच बी है और इधर एच डी है। अगर 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे पास ऐसे आएगा, ये बनेगा अपने पास एच एक्स, ये बनेगा अपने पास एच जेड, और ये बनेगा अपने पास एच वाई। अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो आई विल गेट दैट ये एच एक्स यहाँ 60 डिग्री पे आ जाएगा, तो एच वाई भी रोटेट करेगा, क्योंकि ये तीनों ही रोटेट करेंगे ना भाई। अगर बाहर वाले एटम को आप रोटेट करोगे तो ये मान लो ऐसे गिवन है, ये ऐसे गिवन है, और ये अपन को एच वाई ऐसे गिवन है। ठीक है, तो अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ऐसे थोड़ी होगा कि ये रोटेट हो या ना हो भाई, तीनों ही रोटेट करेंगे 60 डिग्री। और 180 रोटेट करना है तो पूरा अब नीचे लेके आओ इसको, ब्लू वाले को, दैट इज 180। जैसे इसमें था तो एच लेके आए थे। तो जब आप 60 डिग्री रोटेट करोगे ना, इसमें ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, फाई इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको अपन कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड गॉची फॉर्म, गॉची। और अगर मान लो फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0, कुछ भी एंगल हो, एनी एंगल, then it is called skew form. थोड़ा धीरे बोलते यार, क्या फर्क पड़ जाता है। लिटरली मैं डर गया, वो साउंड लगा के रखा ना, तो मैंने मतलब बड़े आराम से पढ़ा रहा था। नीचे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बोल देते ना आराम से, नहीं नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं क्या होगा। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल हो, 0.5, 1 डिग्री, 2 डिग्री। सर आपने बता दिया कि भाई गॉची फॉर्म होता है then 60 डिग्री, राइट है। सो फाई इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें एक और बात लिखना होता है, इसमें with respect to fully eclipsed, to fully eclipsed, to eclipsed, मतलब मैं इधर भी 60 रोटेट कर सकता था और इधर भी 60 रोटेट कर सकता हूं, किसी भी तरफ, एनी साइड।
तो वो गॉची फॉर्म होता है। और फाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो, एनी एंगल, एनी साइड, then it is skew form. लो भाई, इसको कहते हैं skew form. Then it is called the skew form. Then it is called the skew form. Then it is called skew form. Then it is called the skew form. This is called conformation isomers. इथेन ही पढ़ना था अभी अपन को फॉर स्कूल पार्ट ना, और मेंस पार्ट में मोस्टली अपन से इथेन ही पूछते हैं, तो अपन ने पढ़ लिया कंफर्मेशन आइसोमर्स। आपका टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टेबिलिटी डिफरेंस, डायहेड्रल एंगल, ये सारा पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट दैट कंफर्मेशन आइसोमर्स ऑफ इथेन। बाकी कंफर्मेशन आइसोमर्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डाइक्लोरोइथेन, ये अपन बाद में पढ़ सकते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि कंफर्मेशन आइसोमर्स वापस आपको पढ़ाऊंगा। मैं कंफर्मेशन आइसोमर नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा आपको न्यूमन प्रोजेक्शन बनाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब फिर मुझे डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, राइट ना, डायहेड्रल एंगल क्या होता है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, वो अपन फटाफट बता सकते हैं। अब अपन चेक करते हैं, दैट इज अबाउट दैट एल्केन्स। अब अपन एल्केन्स की बात कर सकते हैं। और जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड वाला है तो वो हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन नहीं गिवन है स्टेट बोर्ड वाले बुक में, उसमें एल्केन का अलग चैप्टर है, एल्कीन का अलग चैप्टर है और एल्काइंस का अलग चैप्टर है। आप एल्केन के चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, उससे अपने एचएससी वाले बुक से एल्केन्स चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपका एल्केन्स चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं, तो एल्केन चैप्टर उसमें जो भी मैंने बताया आपको, वो सारा पार्ट उसमें गिवन होगा, आप उसमें सीधे डायरेक्टली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको सारा पार्ट डिस्कस कर दिया, ठीक है। सो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट जो होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और एनसीआर सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो है वो एनसीईआरटी को सॉल्व करना थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। एटलीस्ट फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से करेंगे, बट स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट वो अपना एल्केन्स चैप्टर, क्योंकि उसमें तो अलग अलग चैप्टर गिवन है, सो एल्केन चैप्टर आपका खत्म हो गया, मैं एल्कीन चैप्टर शुरू कर रहा हूं। You know that these are unsaturated hydrocarbons. ठीक है, हमको पता है they are unsaturated hydrocarbons, they will have a double bond like that. General formula will be CnH2n होगा। You know that isomerism वगैरह, यूपेक नेम वगैरह अपन ने पढ़ रखा है। एल्कीन्स में how to give the priority of the double bond, वो सारा पार्ट अपन ने डिस्कस किया है, राइट, वो सारा पार्ट अपन ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। These are unsaturated hydrocarbons. Now we can write that. इसमें भी अपन प्रिपरेशन मेथड्स की बात, और इसमें थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं आइसोमरिज्म का पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सो इसमें आइसोमरिज्म लिख लेते हैं, जैसे we'll read that in butane
ब्यूटीन मतलब C4 होगा, H10 होगा, अपने H8 होगा. The structural isomerism is अब अगर अपने पास 2 जैसे ब्यूटीन गिवन है तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं. एक तो ये बना सकता है, एक अपन ये बना सकते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. दिस इज 2 ब्यूटीन, दिस इज 1 ब्यूटीन. This is 2 butene and that is 1 butene. Due to the presence of unsaturation, इसमें ना unsaturation present है, ये वाला. Due to presence of double bond. डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा था ना कि सिंगल बॉन्ड होता है तो एक को सर्कुलर डिस्क को पकड़ के आप दूसरे को इजीली रोटेट कर सकते हैं. लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो मतलब 2 बॉन्ड्स होंगे बिटवीन द कार्बन एटम तो या सर्कुलर डिस्क तो एक को होल्ड करके आप दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते वरना बॉन्ड टूट जाएगा. तो इसलिए अपन उस डबल बॉन्ड को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट. मतलब वो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, वो इट विल रेस्ट्रिक्ट द रोटेशन. प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड that is a restricted rotation site. Rotation site. It can show geometric isomerism. It can show the geometric isomerism. Geometric isomerism के लिए अपन को क्या करना होता है? For molecule to show geometric isomerism, it must have carbon-carbon double bond. But not the triple bond है, but not क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है अच्छा डबल बॉन्ड बनाया था तो चलो ट्रिपल बॉन्ड भी बता देता है. नहीं ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता geometric isomerism. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो फिर कार्बन के बाद 2 बॉन्ड और होंगे तो ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा. अगर सिर्फ डबल बॉन्ड में हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में नहीं. सिंगल बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन होता है इसलिए उसमें हो ही नहीं सकता. एक पर्टिकुलर कार्बन एटम पे अलग अलग ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए. सो मस्ट हैव डिफरेंट. ठीक है, मस्ट हैव डिफरेंट. एक पर्टिकुलर कार्बन एटम पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए. जो दूसरा कार्बन एटम है उस पे इन दोनों में से कम एक तो सेम होना ही चाहिए. इन दोनों में से कम एक तो सेम होना ही चाहिए ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए. अगर सेम ग्रुप एक ही तरफ है इस पे इंडिविजुअल कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप और एटम. ये ऐसे होना चाहिए. और इस वाले पे उसका कम से कम एक तो सेम होना चाहिए. दोनों सेम है तो चलेगा. मतलब एक पर्टिकुलर एटम पे अलग अलग एटम प्रेजेंट हो और दूसरे वाले पे उनमें से कम एक तो सेम होना चाहिए. If the same group is on adjacent side, same side है, adjacent मतलब same side, then it is called cis isomer. उसको अपन cis isomer कहते हैं. isomer
or if the same group is on opposite side, मतलब at 180 degree bonding, so then it is called trans isomer. फिर अपन उसे ट्रांस आइसोमर बोलते हैं. चलो देखते हैं कैसे सिस ट्रांस होता है. ये दोनों ही एडजेसेंट साइड में है, तो दिस इज सिस ब्यूटीन, दिस इज सिस ब्यूटीन. और अगर वो अपोजिट होते तो मैं कहता ट्रांस ब्यूटीन 180 डिग्री, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस ब्यूटीन. अब इधर भी CH3 ऐसे लिख सकता हूं, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. ये एग्जांपल एक हो गया अपने लिए, दैट इज ऑफ 2 ब्यूटीन. एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर ऐसे, मैं लिख लेता हूं 2 क्लोरो ब्यूटोइन. फॉर्मूला लिखना अपन को आता है. ब्यूटोइन का मतलब पहले वर्ड रूट ब्यूट है तो 4 कार्बन लिख लो, फिर आप नंबरिंग कर दो, मैंने आपको लिखना सिखाया है. फिर आप जो जहां अटैच्ड है इसमें डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो. ये स्ट्रक्चर बनाना अपन को आता है. अब इसमें डबल बॉन्ड तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन साइट है ना, बाकी 2 एटम तो ऐसे होंगे, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना. तो अपन कहेंगे इसमें एक CH3 है, एक Cl है, एक इधर H है और इधर एक CH3 है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप, जो सेम ग्रुप है, इस पे और इस पे, अगर वो 180 पे है तो इसको ट्रांस आइसोमर बोलते हैं. और अगर वो सेम ग्रुप एक ही तरफ है तो उसको सिस आइसोमर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द सिस आइसोमर. ये सिस आइसोमर, the trans isomer and the cis isomer. The trans isomer and the cis isomer, ऐसे बता सकते हैं. मतलब कम से कम दोनों पे एक ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए, दोनों एटम पे. वही लिखा आपने कि एटलीस्ट एक तो सेम हो, जिससे कि अपन बता सके. इंडिविजुअल पे डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन दोनों में से किसी एक पे सेम होना चाहिए. दैट इज. अब अपन कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अपन एग्जांपल 3 कर लेते हैं भाई. चलो, मेरे पास ऐसे लेवल है. तो अपन कहेंगे हाइड्रोजन के बेसिस पे बता रहा हूं मैं, तो दोनों एक ही तरफ है, तो सिस आइसोमर हो गया. और अगर हाइड्रोजन ऐसे हो जाए तो मैं ट्रांस आइसोमर बना दूंगा. ये ट्रांस CH3 को इधर इधर C2H5 लिख लेता हूं, इधर CH3. दैट इज अ ट्रांस. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस टाइप से होंगे. मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की जरूरत है कि जो ये पाई बॉन्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन होता है. अपन ने कई बार क्लास में डिस्कस किया हुआ है. द पाई बॉन्ड इन अ डबल बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन. कई बार अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप बता सकते हैं, मुझे कोई बात. अपन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिख लेते हैं. ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. उतना एनसीईआरटी में नहीं गिवन होगा, लेकिन अपन को चाहिए. बुक्स में भी कभी स्टेट बोर्ड में गिवन होता है तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन है तो स्टेट बोर्ड में गिवन है. लेकिन अपन जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो दोनों में गिवन है.
मतलब वो दोनों को कवर अप करेगा। अब अपन अज्यूम कर लेते हैं, अपन ये अज्यूमिंग 2 ब्यूटी, मैं इसको अज्यूम करके अपने प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं, बट मैं आपको बहुत ज्यादा बताऊंगा प्रॉपर्टीज आगे अपन आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ेंगे अपन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो वो बहुत सारा पार्ट होता है इसमें, इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, वो पूरा 1-2 क्लास ले जाएगा, इतना होता है, मतलब 2-2 घंटे के 2 क्लास, मतलब 4-4.5 घंटे पढ़ना होता है। अपन क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लेते हैं, ऐसे एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और अपन कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। सिज का प्रॉपर्टीज और ट्रांस का प्रॉपर्टीज, और ट्रांस मतलब प्रॉपर्टीज कैसे, तो एक अपन जैसे लिखेंगे भाई स्टेबिलिटी बता दो, दूसरा आप मेल्टिंग पॉइंट बता दो, थर्ड आप डाइपोल मोमेंट बता दो, आप बॉइलिंग पॉइंट बता दो, सॉल्बिलिटी इन वाटर बता दो। अगर सॉल्बिलिटी में अपन को सॉल्वेंट पता नहीं होता ना, किस सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, तो अपन वाटर ले लेते हैं हमेशा। मैंने 5 ही प्रॉपर्टीज लिखे, लास्ट में सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ। चलो देखते हैं स्टेबिलिटी। अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना दोनों में से, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। कहां पर, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया हुआ है, वंडर वॉल स्ट्रेन, सिस में देयर विल बी अ वंडर वॉल स्ट्रेन, लास्ट क्लास में पढ़ा मैंने, वंडर वॉल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, लाइक दैट। सो अपन लिख सकते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और वंडर वॉल स्ट्रेन लिख लेता हूं, वंडर वॉल स्ट्रेन अगर ज्यादा होगा वंडर वॉल स्ट्रेन व्हेन द टू ग्रुप्स लाई at a distance nearer to or less than or equal to the van der Waal radii, then there is a van der Waal strain. सिस में बड़े ग्रुप एक ही तरफ आने की वजह से ज्यादा स्ट्रेन होता है, और ट्रांस में वो ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि वो अपोजिट साइड पे होता है। मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें स्ट्रेन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं is directly proportional to the close packing. Close packing पर डिपेंड करता है। अगर पैकिंग ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और इसमें वंडर वॉल स्ट्रेन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेन ज्यादा होने का मतलब एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा किसमें होगी, सिस वाले में एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वो पहले से वहां पर रिपल्सिव एनर्जी इसमें प्रेजेंट है। एनर्जी इसकी अगर ज्यादा है इससे, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको कम एनर्जी चाहिए टू मेल्ट, ऑलरेडी उसकी एनर्जी ज्यादा है। सो मेल्टिंग पॉइंट से इसका लो होता है और इसका हाई होता है। डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी। So dipole moment depends on polarity. Dipole moment of cis is high and this will be low. More or less भी लिख सकते हैं, ज्यादा होगा और इसका लेस होगा, लेस के 0 भी हो सकता है।
So dipole moment will be directly proportional to the polarity. अपन ने तो पढ़ा ही हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, अपन ने क्या पढ़ा, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी ज्यादा मतलब आयनिक इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन चेक करेंगे, जैसे मान लो अपने पास ये गिवन है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट कैसे बताओगे, मान लो सिस और ट्रांस है, अपने पास सिस है और ट्रांस है, तो डाइपोल मोमेंट कैसे बताएंगे भाई, डाइपोल मोमेंट तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, तो अपन कहेंगे बताएंगे ना सर, ये sp3 है, ये sp2 है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इधर होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये इधर होगा, ये इधर होगा। अब ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इसका वेक्टर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा प्लस इफेक्ट से, मतलब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट अपना ऐसे होगा। इस केस में जितना वेक्टर स्ट्रेंथ इसका होगा उतना ही वेक्टर स्ट्रेंथ इसका भी होगा, और दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं और पैरेलल भी हैं। इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल इससे हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल इससे हो गया, तब तो इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 आने वाला है, बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो डाइपोल मोमेंट इसलिए मैंने लिखा कि ट्रांस का कम होगा और सिस का ज्यादा होगा, दैट इज डाइपोल। अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होता है उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पार्टिकल्स में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो सेपरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है सिस वाले का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अब जिसमें पोलैरिटी होगी उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा वाटर में, solubility will be directly proportional to the polarity, or polarity is directly proportional to dipole moment. So solubility will be directly proportional to dipole moment, or you can say polarity, and polarity is directly proportional to dipole moment, so you can say that इसमें polarity ज्यादा है तो इसका solubility हाई होगा और इसका लो होगा। लो भाई मैंने आपको सारे ये बता दिए कि किस टाइप से अपन चेक करेंगे सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, लाइक दैट। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसमें, बाकी अपन को बताने की जरूरत नहीं है, तो वी आर एबल टू टेल। बाकी बताने की जरूरत मतलब जैसे कि स्ट्रक्चर कैसे होगा एल्कीन का, वो सब मैंने बता रखा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन कैसे होता है, वो सारा पार्ट अपन ने पढ़ रखा है, वो आप अपने बुक से भी एक बार रीडिंग लगाओगे तो भी समझ में आएगा। अब अपन चेक करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की बात करते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर द एल्कीन्स, एल्कीन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स फॉर एल्कीन। Preparation of alkenes. एक मेथड तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम एल्काइंस, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एल्काइंस। अगर अपन को ट्रिपल बॉन्ड गिवन होगा अपन उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लो मुझे ऐसे गिवन है, एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे गिवन है, मैं इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता हूं, बट अपन कहेंगे भाई अगर हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे दो अपन को, तो दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अपन कहेंगे सर अगर ये दो हाइड्रोजन आप ऐड करोगे
तो उसमें 2 ब्यूटीन बनेगा, दिस इज 2 ब्यूटाइन। और अगर 2 ब्यूटीन बनाएंगे ना अपन, तो अपन कहेंगे सर इसको सिस और ट्रांस भी बना लो, फिर तो ऐसे हाइड्रोजन ऐड होगा तो सिस हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो जाएगा तो ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अपोजिट साइड होगा ना हाइड्रोजन, तो वो ट्रांस हो जाएगा। तो ऐसे केमिकल रिएजेंट्स होते हैं जिसमें अपन रिडक्शन करके इसको सिस और ट्रांस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अपन कंफर्म बता सकते हैं कि वो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। तो जैसे पैलेडियम के साथ आप चारकोल यूज करेंगे, पैलेडियम विद चारकोल, तो इसमें हमेशा सिस एल्कीन दैट इज सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। सिन एडिशन का मतलब होता है कि एक ही तरफ से जो ट्रिपल बॉन्ड है अपने पास, अगर एक ही तरफ से दोनों हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो उसको अपन सिन एडिशन बोलते हैं, और अगर एक हाइड्रोजन एक तरफ से ऐड होगा ये सिन एडिशन है, और दूसरा हाइड्रोजन अपन दूसरी तरफ से ऐड कर लेता है, मतलब एक इधर से ऐड हुआ एक इधर से ऐड होगा, तो इसको अपन एंटी एडिशन बोलते हैं, और वो डिपेंडिंग ऑन द कैटलिस्ट अपन वैसे बना सकते हैं। तो अगर हम सोडियम ले लेते हैं मेटल इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, मतलब यहां पर मैं एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लूंगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब मुझे सिस एल्कीन मिलेगा, और एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब मुझे यहां पर ट्रांस एल्कीन मिलेगा। ट्रांस एल्कीन इसलिए लिखा कि भाई वो जो बनेगा प्रोडक्ट, अब ऐसे ना हो कि ऐसे बन जाए, ऐसे बनेगा तो सिन एडिशन से फायदा क्या है, सिस ट्रांस थोड़ी छोड़ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड तो है, अपन कहेंगे आपने कहा था ना कि एक ही कार्बन एटम पे 2 अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ये तो शो भी नहीं कर सकता भाई। अगर एक ही कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड कर रहा है उस पर अलग अलग ग्रुप होंगे तो सिस ट्रांस बता पाओगे, अभी तो लिखा था। अगर इस पर भी हाइड्रोजन है इस पर भी हाइड्रोजन है तो बताओ क्या करूं, सिस बोलूं ट्रांस बोलूं? तो इसमें सिस एल्कीन बन जाएगा, इसमें अपन ट्रांस एल्कीन बना सकते हैं। पैलेडियम और चारकोल कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड्स, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड्स, तो उनमें अपन डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो रिडक्शन कैसे होगा, they cannot reduce the double bonds. तो इसमें तो प्रोडक्ट अपन लिखेंगे भाई सिस एल्कीन होगा तो दिस विल बी द प्रोडक्ट, ये लिख देता हूं प्रोडक्ट, सिन एडिशन हुआ सिस एल्कीन, सिस टू ब्यूटीन, और इसमें ट्रांस बना तो अपन इसको ऐसे बना देंगे, एंटी एडिशन मतलब एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ट्रांस टू ब्यूटीन, we can write like this. तो सिस और ट्रांस भी बता सकते हैं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। हमें कैटलिस्ट वो याद रखने पड़ेंगे कि हाउ वी कैन राइट द सिस एंड ट्रांस, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो जितना मैंने आपको बताया वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें ये जो होता है ना पार्शियली डीएक्टिवेटेड ना, पैलेडियम होता है तो थोड़ा सा डीएक्टिवेट किया हमने चारकोल को ऐड करके, तो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम इज कॉल्ड लिंडर्स कैटलिस्ट, ये वाला पार्ट है पार्शियली डीएक्टिवेटेड चारकोल पैलेडियम। डीएक्टिवेटेड पैलेडियम
PD. This is palladium and charcoal. Is called Lindner's catalyst. इसको अपन Lindner's catalyst बोल सकते हैं. That is called the Lindner's catalyst. अब आज इतना ही पढ़ते हैं, ये रुक जाते हैं. सेकंड मेथड अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन. इससे आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, है ना. यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. भाई आज इतना ही पढ़ते हैं. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir.